Hello everyone. In my last video, I have discussed with you about the financial sector reforms and foreign exchange reforms. These reforms were done under liberalization. Today we will be discussing industrial sector reforms, tax reforms and trade and investment policy. So let's start with industrial sector reforms. Now what is industrial sector reforms? Industries के लिए जो हम लोगों ने reforms लिए थे, क्या क्या रिफॉर्म्स थे वो देखो. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है? इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. गवर्नमेंट ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 1991 के अंदर. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर लिया DRIP, ड्रिप करके आप इसे याद कर सकते हैं. डी मीन्स डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नंबर 2, रिडक्शन इन रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर. नंबर 3, industrial licensing abolishing. नंबर 4, प्राइस रेगुलेशन. अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की, हमने फ्रीडम दिया है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जैसे आपको पता ही प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस सिस्टम से फ्री कर दिया था. पब्लिक सेक्टर जो ज्यादा काम कर रहा था उसका रूल कम कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था. डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कमोडिटीज हम लोगों ने रिजर्व कर दी थी कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, उसे लार्ज इंडस्ट्री नहीं बना सकती. अगर वो गुड्स लार्ज इंडस्ट्री बनाने लगेगी तो वो कम्पीट करेगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोमोट करने के लिए, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर established in backward region, it also encourage employment because labor is used. So these some commodities were reserved for the small scale industries, only for the promotion of small scale industries. But now after 1991 industrial sector reforms came, and the very first thing in industrial sector reforms they did was to de-reserve under small scale industries. डी रिजर्व मीन्स अब उन्होंने जितने गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किए हुए थे उनको फ्री कर दिया. फ्री करने का मतलब अब उसे कोई भी बना सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी बना सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बना सकती है, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्चुअल में कंपटीशन मिले और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बेटर वर्क करने की कोशिश करें. क्योंकि अब जब यहाँ पे लिबरलाइज किया गया है तो इस चीज से भी लिबरलाइज किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कि ठीक है, इफ यू वांट टू मेक दीज प्रोडक्ट्स यू can. Earlier there were restrictions on the large scale industry that you cannot produce these goods because these are reserved for the small scale industries. So this is the very first thing that for the large scale industries, that large scale industries can produce any sort of good which were earlier reserved for the small scale industries also. Now we can read this. Many goods produced by the small scale industries have now been de-reserved. Earlier they were reserved, but now they have de-reserved. Second, role of public sector was reduced. Reduction in the role of public sector in the future industrial development from 17 to 3. You might have remembered Schedule 3 of IPR 1956, Industrial Policy Resolution 1956 में 3 शेड्यूल बने थे. शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज रखी गई थी जो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की थी और उसमें 17 इंडस्ट्रीज थी. शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करते थे, जिसके अंदर ह्यूज जो अमाउंट लगता था या जो भी मेन डिसीजन मेकिंग होता है पब्लिक सेक्टर करता था, प्राइवेट सेक्टर काम करता था. शेड्यूल सी में सारे प्राइवेट सेक्टर्स डाल दिए गए थे, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, और उस पर भी लाइसेंस सिस्टम लगा दिया गया था. तो अभी यहाँ पर क्या है, अब पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया इंडस्ट्रीज में. 17 इंडस्ट्रीज से अब गवर्नमेंट के हाथ में कितनी इंडस्ट्रीज रह गई? बस 3 इंडस्ट्रीज. 3 industries were left with the public sector only. Rest, each and every industry was given to the private sector. Now those industries were owned by the private sector. कौन कौन सी 3 इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी? डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. ये 3 चीजें गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने हाथ में रखी, बाकी सब चीजें प्राइवेटाइज कर दी गई थी. तीसरा रिफॉर्म आया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में. तीसरी चीज ली इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिशिंग, जो हम लोग पढ़ के फ्रीडम दिया, फ्री कर दिया. नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स. अब कोई नई यूनिट खोलनी है, नए आपने इंडस्ट्री खोलनी है, आपको कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस की. और अगर आपने ऑलरेडी अपने कोई प्रोडक्ट बना रखे हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आना है, तो पहले ये था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अब उससे भी आपको फ्री कर दिया गया. इफ यू वांट टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई यू डोंट हैव टू नीड लाइसेंसेस, एक्सेप्ट
अगर आप अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डस केमिकल्स, एरोस्पेस, ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं तो आपको अभी भी लाइसेंस लेने की नीड है। आज की डेट में भी अगर आपको एक मेडिकल भी खोलना है तो आपको लाइसेंस की नीड होगी, just because these are the things which are of huge importance. They can harm our society. That's why only these industries have asked to take the license. Others are left out of the license. Now, last one was reduction in the role of public sector. Wait. Price regulation. Here it is price regulation. It is wrong written here. I'll make it correct. प्राइस रेगुलेशन. प्राइस रेगुलेशन मीन्स प्राइस किस तरह से हम लोगों को करना है, कैसे हम लोगों ने फिक्स करना है प्राइस. प्राइस रेगुलेशन, राइट. किस तरह से हम लोग को प्राइस फिक्स करना है. तो इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर अपने आप करता था. अब उनको क्या बोल दिया गया, अब फ्रीडम दे दिया गया कि आप ये देखो कि इकोनॉमी के अंदर कैसे डिमांड हो रही है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कितनी हो पा रही है. अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस राइज होंगे. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे टू कंट्रोल द डिमांड. अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं हो रही है, नाउ टू इंक्रीज द डिमांड प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर दिया कि प्राइसेस कैसे करने हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. अब इसके बाद हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. इसके बाद हमारा आता है टैक्स रिफॉर्म्स, जिसे फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं. टैक्स सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है. फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर की बात करती है उस पॉलिसी को फिस्कल बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी. तो ये क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स रेफर्स टू द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. अब गवर्नमेंट टैक्सेशन का मतलब सरकार टैक्स लेती है, तो सरकार की आमदनी हुई, रेवेन्यू हुआ, रिसिट्स हुआ, सरकार के पास ये टैक्सेशन एज अ रेवेन्यू आता है. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इस पॉलिसी को देखना, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को देखने को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. इसमें भी चेंजेस किए गए, वो है हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स. तो टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर लेवाई किया वही उसका बर्डन बियर करेगा. जैसे इसमें लगता है इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया. कंसिस्ट ऑफ द टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसके ऊपर लेवाई किया है वो पे नहीं करेगा. इट्स बर्डन विल बी शिफ्टेड टू द अदर पार्टी. ठीक है, वो किसी और की जेब से निकलेगा, देगा कोई और पर जेब से किसी और के निकला, उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो गया. तो इट रेफर्स टू those which affect the income and property of the persons. Indirect taxes are generally imposed on the goods and services. ये लोगों की इनकम पे इफेक्ट डालेगा, इनकम पे टैक्स नहीं है. ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इनकम पे टैक्स नहीं है कि आपकी कितनी इनकम है ना, लेकिन आप जिस हिसाब से चीजें खरीद रहे हो, आपके पास पैसा है, आप चीज खरीद रहे हो, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच एवर यू आर बाइंग, फॉर एग्जांपल जीएसटी. नाउ हियर टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस किए गए, SIR से आप याद कर सकते हो. सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस जिस हिसाब से आप टैक्स पे कर रहे हो उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया. सिंप्लीफाई का मतलब इजी कर दिया गया कि किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई लोगों को ना टैक्स भरना नहीं आता, कैसे भरना है, तो वो लोग टैक्स भरते ही नहीं इस चक्कर में. तो यहाँ पे कि लोगों को एनकरेज कर सकें कि वो टैक्स भरें, तो उसके प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी कर दिया गया. इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर फुलफिलमेंट ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन simplified. Now when the procedures are simplified, many taxpayers came forward to pay the tax. Number second, indirect tax reforms. Indirect tax reforms के अंदर क्या है, huge reform has been made in the indirect tax. क्या बनाया, क्या चेंज किया, to facilitate establishment of the common national market of the goods and commodity. अभी आप लोगों ने देखा होगा गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो भी हमारा जीएसटी लगा है, कितना बड़ा चेंज हमारे आया हमारी इकोनॉमी के अंदर. पहले कितने सारे टैक्सेस हम लोग को देने पड़ते थे, बहुत ज्यादा टैक्सेस हम लोग, अलग अलग सेल्स टैक्स, अलग एंटरटेनमेंट टैक्स, अलग अलग टैक्सेस हम लोग देते थे. तो उसमें समझ ही नहीं आता था कितना परसेंट क्या है, हम लोग कैलकुलेट भी ढंग से नहीं कर पाते थे. अब उसको ईज ऑफ करके वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया.
ये बहुत बड़ा ह्यूज रिफॉर्म आया इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म के अंदर कि हम लोगों ने बहुत इजी किया, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लेके आए जिससे कि कॉमन नेशनल मार्केट बन सके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ओके, थर्ड इज रिडक्शन इन टैक्सेस। अब टैक्स रेट्स को भी कम करना। जब टैक्स रेट ज्यादा थे तो कई लोग चोरी करते थे, टैक्स इवेजन जिसे बोलते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब, टैक्स मतलब कर, इवेजन मतलब चोरी, कर चोरी, लोग टैक्स देते नहीं थे, लोग अपनी इनकम कम दिखाते थे। तो उसको भी सही करने के लिए टैक्स रेट को कम किया गया। जब टैक्स रेट कम होगा, कम परसेंट का हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा तो लोग खुशी से टैक्स देंगे, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली लोग टैक्स नहीं भरेंगे। तो इसीलिए सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट्स वर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, कि हमारे जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर उन्होंने क्या चेंजेस किए। इसमें लिबरलाइजेशन of trade and investment policy was initiated to increase international competitiveness। जो भी हमारी बाहर से ट्रेडिंग थी वो तो हम करते नहीं थे, पहले बंद कर रखी थी, इसीलिए उसको हम लोगों ने फ्रीडम दिया कि आप बाहर से आओ, ट्रेडिंग करो, कंपटीशन दो। जब कंपटीशन आएगा तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग खुद भी इंप्रूवमेंट करेंगे और बाहर से भी कंपटीशन मिलेगा। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज भी हम नई से नई लाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगी, नई से नई टेक्नोलॉजी आएगी, कंपटीशन मिलेगा हमारी इंडस्ट्रीज को, काम बढ़िया होगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में क्या है, सबसे पहला रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हम लोगों ने क्वांटिटी पे हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, कोटा सिस्टम, उसको हटाया गया कि जो भी आप लोगों ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसको रिमूव करो, लिबरल करो, क्योंकि अभी हम लोग लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे गुड्स आ सकें, इंपोर्ट कर सकें, और वो अगर हम गुड्स लेके आते हैं या बाहर से लोग यहाँ आके ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ अपनी इंडस्ट्रीज खोलते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी एफिशिएंसी बढ़े, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिमूवल हटाया। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब अगर हम लोग को यहाँ से बाहर बेचना है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, आप ज्यादा नहीं बेच सकते, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा टैक्स, वो भी कम किया गया कि नहीं, अब आप एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे अच्छा बनाओ, बाहर एक्सपोर्ट करो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसका नाम बनाओ। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि बाहर भी हमारे इंडियन गुड्स की वैल्यू हो। इंपोर्ट टैरिफ को कम किया गया, जो इंपोर्ट हम करके आ रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसको कम किया गया, जिससे कि डोमेस्टिक ट्रेड हमारा बढ़े, बाहर से हमारे यहाँ चीजें आएंगी तो ऑब्वियसली इंपोर्ट आएगा, हम उस चीज को यूज करेंगे, वो चीज बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंपटीशन मिलेगा हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज यहाँ पे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगी। एंड लास्ट वन, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। इंपोर्ट अगर कोई बंदा कर रहा है तो पहले उसे लाइसेंस लेना पड़ता था कि अगर इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस है तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, द इंपोर्ट लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड, encourage domestic industries to import raw material at better prices। अब उनको कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाहर से इंपोर्ट तो कर सकें, अगर कोई भी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाहर से अच्छा मिल रहा है तो हम बाहर से लें रीजनेबल प्राइसेस पे, जिससे कि हमारा काम बढ़े, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अच्छा काम करें, उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे और हमारी डोमेस्टिक नीड को भी हम फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को हम लोगों ने कम किया। इसके बाद आ जाता है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। ये 4 टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इतना समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज 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 आस्क योर डाउट्स, डू नॉट कीप योर डाउट्स इन योर माइंड, प्लीज आस्क योर डाउट्स on the WhatsApp group. We have a WhatsApp group with us. Please ask your doubts, please, and all the best. God bless you.